ओके, सामने आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। In a certain region, the electric field is along the z direction throughout. The magnitude of the electric field is, however, not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. What is the force and torque experienced by the system having a total dipole moment equal to the 10 to the power minus 7 centimeter in the negative z direction? बड़ा लंबा भाई, आराम से पढ़ते हैं, चलो। In a certain region, the electric field along z direction. Electric field मेरी किस डायरेक्शन में है भाई? z डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, एक बात समझ में आई। आगे क्या लिखा था? Magnitude of the electric field is however not constant. Constant नहीं है, but increases uniformly, बढ़ रही है uniformly along the positive z direction. किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? z डायरेक्शन में बढ़ रही है। At the rate of, किस रेट से बढ़ रही है? At the rate of 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। हर मीटर में कितना बढ़ जाती है? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम बढ़ जाती है। वेरी गुड, क्या बात है, समझ में आ रहा है। What are the force and the torque experienced by the system having a total dipole moment? मुझे चाहिए फोर्स और मुझे चाहिए टॉर्क। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है इसे? एक सिस्टम एक्सपीरियंस कर रहा है जिसका टोटल डायपोल मोमेंट कितना है? 10 टू द पावर -7 है। कितना है? 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव z डायरेक्शन में। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन हम समझ गए हैं क्या बात हो रही है? ओके, आज जो कैलकुलेशन करते हैं, समझिएगा। मुझे क्या किया मैंने? उन्होंने बोला कि हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कैसी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, किसके साथ? लेंथ के साथ वेरिएट कर रही है। किस रेट से वेरिएट कर रही है? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर से। किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? z डायरेक्शन में बढ़ रही है। मतलब कौन सा क्या? ठीक है, एनी समस्या, परेशानी? ओके, वेरी गुड, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमको फोर्स दे दो और टॉर्क दे दो। कौन एक्सपीरियंस करे उस फोर्स और टॉर्क को? तो एक डायपोल मोमेंट, एक सिस्टम ऑफ द चार्ज, इसका डायपोल मोमेंट -7 कूलम मीटर है और वो किस डायरेक्शन में है? z डायरेक्शन के नेगेटिव में। मतलब कुछ कहानी ऐसी, ये है डायपोल मोमेंट -z में, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट वेरिएट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ चार्ज है ये क्या क्या फील कर जाए? तो ये फील कर जाए फोर्स और ये फील कर जाए टॉर्क। ये दो हम बातें हमको दे दो कैलकुलेट करके। चलो, जैसे आपकी आगे करते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो F का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? F इक्वल टू Q एक्सपीरियंस करता है। ये बात एकदम सही है। ओके, ठीक है। अब देखो, आगे फोर्स के फॉर्मूले को हम ये करेंगे तो ऐसे ही, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई E है ही नहीं, E तो कांस्टेंट ही नहीं है। E तो भाई DE बाई DL के टर्म में, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई वेरिएबल है, ये मैं जानता हूं। अब मैं DE की वैल्यू रख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि DE बाई DL मुझे दिया गया है। ये भी समस्या है। ओके, और दूसरी समस्या है Q के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, मतलब मैं Q भी पुट नहीं कर सकता। तो क्या करें कि बात बन जाए? तो Q तो दिया नहीं है और D बाई DL रखे मेरा काम बनना नहीं है। तो चलो थोड़ा सा काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि DE के अपॉन में लाते हैं DL। अगर अपॉन में DL लाओगे तो Q के मल्टीप्लाई में भी लाना पड़ेगा। अब जरा थोड़ा आंखों को और ज्यादा ओपन करते हैं। फिलहाल रात के 12:30 क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा ओपन करते हैं। लेकिन तुमको क्या पता, वो तो मेरे लिए। हाँ, तो Q इंटू DL, चार्ज इंटू डिस्टेंस। सर, चार्ज इंटू डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला। चार्ज इंटू डिस्टेंस किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है। तो क्या बन गया? ये P बन गया। DE बाई DL तो हमको सर दिया ही है। क्या बात है, हमारे पास एक बढ़िया सा नया फॉर्मूला आ गया, काम कर जाएंगे। चलो, P का फॉर्मूला कितना है? 10 टू द पावर -7 रिजल्ट है, और D बाई DL इन्होंने कितना दे रखा है? हमको 10 टू द पावर 5 दे रखा है। चलो जरा सॉल्व कर दो। कितना आ गया भाई? कितना आ गया? -2 आ गया। क्या बात है, तुमने फोर्स निकाल लिया 10 टू द पावर -2 आया। सिंपल। क्या बात समझ में आई? कैसे किया हम लोगों ने वैसे किया जो वैल्यू उन्होंने दी थी, तो वो वैल्यू बनाई। D बाई DL मुझे चाहिए था, अपॉन में DL लाया तो मल्टीप्लाई में DL लाया। अब एक चार्ज इनटू डिस्टेंस, P का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू 2QL। सर कहते 2 नहीं दिखा रहा, नहीं, Q इंटू 2L होता है। व्हाट इज द 2L? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो 2L लिखते हैं ताकि सिंपल कैलकुलेशन हो पाए, तो उसको हम DL मान के चलते हैं। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो वही तो लिखा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। आई बात समझ में? ओके, क्या बात क्लियर हो गई यहां तक? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, बढ़ना ही पड़ेगा सर। टॉर्क निकालना है।
आओ चलो निकालो टॉर्क। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अभी बात समझ में? तो पी तो तुमको पता ही है। साइन थीटा के बारे में बात करो जरा, साइन थीटा के बारे में। तो सर देखो जरा यहाँ, ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल वा कितना बनाएंगे? 180 का बनाएंगे। अब थोड़ा जरा इनको ऊपर खिसकाओ और इनका एंगल यहाँ रख दो 180 डिग्री। ये सब तो बाद में रखेंगे, 180 रखो। साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। अब यही भैया 0 हो गए तो ये कितना ही बना लें, टॉर्क तो 0 ही रहेगा। खत्म होगी बात, आंसर है सभी। आगे बात समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। वाओ वाओ बढ़ते हैं आगे। अ कंडक्टर ए with a cavity as shown in a figure A. अच्छा सॉरी, कंडक्टर A shown in a figure A. A charge Q. Okay. Show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. पूरा चार्ज भैया कंडक्टर के सरफेस वहां पे है। ओके वेरी गुड। क्या बताना है, पूछना क्या चाहते हैं? शो दैट। अच्छा कह रहे हैं शो दैट। ओके, ये कह रहे हैं भैया शो करो कि पूरा जो चार्ज है Q वो सरफेस के आउटर वाले पे आके शो होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? चार्ज पहले किसके पास है? पहले चार्ज है ए के पास। हाँ, यहां रखा हुआ है चार्ज, इनके भीतर ऐसे अंदर रखा हुआ है। क्यों बाहर कैसे बन गया भाई? इनको हटाओ। हाँ अभी समझो। कहा है कि एक कंडक्टर है, उसके पास जो चार्ज है वो है क्यू। ठीक है, ऐसे करके कहानी हो रही है। तो कह रहे हैं कि वो वाला चार्ज सरफेस पे शो होना चाहिए, सो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, पहले इनकी बात को कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है, समझ लोगे? आज समझते हैं भाई। यहाँ पे क्यू चार्ज है तुम्हारे पास, ठीक है? इस जगह पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे इस ए के पास क्यू चार्ज है, ठीक है? तो अब ये भी मेटल तुम्हारे पास हो गया, ये भी मेटल हो गया, है ना? कंडक्टर ही बोल दिया, कंडक्टर है पूरा। तो यहाँ पे चार्ज है, जो भी अमाउंट ऑफ क्यू चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पे एक चार्ज को जनरेट करेगा बने अपोजिट। तो कौन से मेथड से? थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है। कौन सा मेथड? इंडक्शन मेथड। एक चार्ज यहाँ रखो, एक चार्ज सरफेस और दूसरा अनचार्ज सरफेस थोड़ी देर के लिए पास में लिया तो क्या होगा? इस वाले पे भी चार्ज डेवलप हो जाते हैं। कैसे? अपोजिट नेचर के। कितना? सेम अमाउंट में। तो जितना चार्ज तुमने अंदर रखा है उतना ही चार्ज आउटर सरफेस पर डेवलप हो जाएगा, वो भी अपोजिट 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 अपोजिट। अगर अंदर प्लस था तो बाहर माइनस आएगा, अगर अंदर माइनस था तो बाहर प्लस आ जाएगा। वो क्या शो कर दिया हमने? एंटायर चार्ज आ गया भाई, मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस। आई बात समझ में? वेरी गुड। बी पार्ट में आ जाओ। अनदर कंडक्टर बी। ओके, अनदर कंडक्टर बी, ये छुटकू से बी इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। ओके ओके, देखो कहानी यही वाली, यही ए वाला है। इस ए के अंदर इन्होंने एक चार्ज बी, ये तो कह रहे हो है ना? नहीं, एक कंडक्टर भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, इस कैविटी के अंदर रख दिया है। ठीक है, ओके। तो जब रखा है तो उसके पास चार्ज कितना? क्यू। ये जो बी वाला कंडक्टर है इसके पास क्यू चार्ज है, इसको ए के अंदर इंसर्ट किया और कुछ ऐसा इंसर्ट किया है कि ये इंसुलेटेड रहे फ्रॉम ए से, ए को छुए ना, ऐसे रहे भाई। और फिर क्या करना है मुझे क्या बताना है? अच्छा, ये भी जो शो ही दैट वाली ना, शो दैट। फिर क्या शो करना है कि जो बी पे चार्ज आए, मतलब ये जो इस पे पूरे सरफेस पे चार्ज है वो कितना हो जाए? क्यू प्लस क्यू, कैपिटल क्यू प्लस क्यू हो जाए। ओके, मतलब जो तुम क्यू अंदर इंसर्ट कर रहे हो ना बी के साथ लेके आना, वो भी सरफेस पे दिखना चाहिए। ऐसी तो बात हुई, ऐसी ही तो बात हुई। तो कौन सी बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई? आओ भैया देखो, ए के पास जो क्यू वाला चार्ज था, ए वाला चार्ज क्या था? कैपिटल क्यू था। अरे यार, ए पे कौन सा चार्ज था? कैपिटल क्यू। ये वाले भैया तो यहाँ शो होंगे, ये तो तुमने यहाँ से देख ही लिया। अब कह रहे हैं अंदर वाले जो बी है इनका भी ऊपर चले, तो चलेगा ना? कैसे नहीं चलेगा? देखो पहले कलर बदल दें भाई। ये है तुम्हारा क्यू चार्ज, ठीक है? अब ये जो क्यू चार्ज अंदर लिखा, ये तो मेटल ही है ना, ये मेटल ही तो है तुम्हारा, ठीक है? इसके पास क्यू चार्ज है, तो अब ये मेटल इस मेटल को इंड्यूस्ड करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा? माइनस क्यू आएगा भाई। ये प्लस क्यू लेके बैठा है, इसने इंड्यूस किया, इसके पास कैसा है? माइनस क्यू आया। अब ये पूरा वाला माइनस क्यू इस पूरे सरफेस को भी इंड्यूस करेगा, तो इसके पास कौन सा आएगा? प्लस क्यू। यही वाला प्लस क्यू जाके टपाक से इंड्यूस हो जाएगा। नेट कितना शो होगा भाई? क्यू प्लस क्यू।
कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, अच्छे से हो गया, क्या बात है सर, आ रही मुझे। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट भी ऐसा इसमें तो a sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic fields in its environment suggest a possible way। फिर से a sensitive instrument, एक sensitive instrument ऐसे हम शील्ड करना चाहते हैं, किससे शील्ड करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, कि एनवायरनमेंट उससे बचाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको छुए ना, तो सजेस्ट अ पॉसिबल वे, एक वे बताओ। तो देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा शील्डिंग करके, एक बात तो पढ़ी होगी, याद आ रहा है, एक शील्डिंग का प्रोसेस पढ़ा था, SHEILD, ठीक है, शील्डिंग पढ़ा था। देखो भाई तो कह रहा है कि शील्ड करके दे दो, एक तो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं आप तो सर, बेइज्जती हो जाएगी। दूसरा ही मिटल गया, जो मिटालना उन्हें मिटालना। सब वापस दो, पागल हो। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, इसको मिटा दो बड़े प्यार से। सब में कट मारने पड़ेंगे भाई। ठीक है, सजेस्ट अ पॉसिबल वे, कह रहे हैं कि एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है भैया हमारे पास, उसको आपको शील्ड कर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाना है, एक पॉसिबल वे बताओ। तो पढ़ा होगा, याद आ रहा है, पढ़ा होगा सर, कैसे नहीं पढ़ा भाई, केज के बारे में पढ़ा है, बड़ी फेमस कहानी है केज वाली, एक केज बनाई गई थी फैराडे की केज, जिसके अंदर तुम कुछ ले जाके रख दोगे तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक छू नहीं पाता। तो उसमें क्या सिखाया गया, तो उसमें सिखाया गया कि आप क्या करो, एक मेटल ले लो, मेटल का सरफेस ले लो भैया, बाहर आउटर सरफेस मेटल की बना दो, ऐसा करके बना दिया, और अंदर जो चीज रखनी है ना, उसको एकदम ऐसा रखो कि उसे टच ना करे। मतलब ये क्या, इनसाइड देखो हमने कैविटी बना दी, मेटल के अंदर, मेटल बॉक्स के अंदर एक कैविटी बना दो, ठीक है, जो भी सरफेस रखो नीचे इंसुलेटेड हो, इसको टच ना करेंगे। तो जब कोई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्ज कुछ भी आएगा तो वो इसकी केवल सरफेस पे ट्रैवल करेगा। समझ गए बात को, अंदर नहीं जा पाएगा। हमने क्या सीखा, हमने सीखा नहीं है ऐसे करके, अंदर से कैविटी होती है, तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है। जो चार्ज आता है वो कहाँ रहता है, वो सरफेस पे रहता है, ठीक है, वो फील्ड लाइंस अंदर नहीं पहुंच पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो V की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाती है भैया। अगर पोटेंशियल हाई से लो, लो से हाई नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया तुमने, इधर भी उतना पोटेंशियल इधर भी उतना पोटेंशियल, तो चार्ज जाएगा किधर, नहीं जाएगा। तो कैविटी में V कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वैसे ही यहाँ पे V कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो एक बढ़िया सा मेटल का बॉक्स लो, उसके अंदर वो जो सामान तुमको रखना है ना, जो बहुत सेंसिटिव टाइप के हैं, उनको रख दो। आदमी भी होते हैं, उनको भी रख दिया करो। आइए बात समझ में, ठीक है, शॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, चलो ना ही लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, क्या लिखा, hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma by 2 epsilon, where n cap is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole। okay, सबसे पहले बात करते हैं, हमें दिया a hollow charged conductor, ठीक है, तो एक hollow charged conductor बनाते हैं। ये हमारा hollow charged conductor हो गया, और इसकी सरफेस पे हम मान लेते हैं कैसा चार्ज है, पॉजिटिव सा चार्ज। आप नेगेटिव ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने एक चार्ज्ड सरफेस ले ली होलो, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है कि जो होलो चार्ज सरफेस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है, ये हमें पता है। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिलहाल क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसकी सरफेस पे एक होल है, ठीक है, इसकी सरफेस पे कहीं पे एक छोटा सा हमने क्या कर रखा है, एक होल कर रखा है, और उस होल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है वो क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे हमने एक सरफेस पे एक होल किया है, और इस पॉइंट से सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है उसका रिजल्ट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमको प्रूफ करके देनी है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतनी बात हमसे की गई, क्लियर। ओके, चलो आज समझते हैं इस बात को हम कैसे करने वाले। देखिए, अगर मैं कहूं कि इस सरफेस की वजह से, इस चार्ज सरफेस की वजह से मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। होलो चार्ज कंडक्टर हमने देखा
है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था, तो उससे रिजल्ट कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं होल और इस पूरे पार्ट को, ठीक है, ऐसे होल छोड़ दो, अभी बस समझो कि पूरे सरफेस पार्ट को मैं लेता हूं तो उससे रिजल्ट मेरा बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप सिर्फ इतने से होल में चले जाइए, सिर्फ इतने से होल वाले पार्ट में, और उसका रिजल्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। क्या बात समझ में? इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट और फिर जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है, ये दोनों मिलकर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझो, देखो इस होल ने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, क्या ये रिजल्ट इसके बराबर है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट मेरा बचा हुआ है यहाँ पे, ये जो मेरा रिमेनिंग वाला पार्ट बचा हुआ है, ये भी मिलकर इसके साथ ये रिजल्ट बना रहा है। चलो समझते हैं, इसको मैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल देता हूँ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है E1 प्लस E2 का जो रिजल्ट है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। ये दोनों मिलकर ही इतना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, तभी मेरा रिजल्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। इस अकेले का रिजल्ट मुझे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है। खैर आगे चलते हैं, अब बात को समझते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना होना चाहिए? 0। कितना रिजल्ट होना चाहिए? 0। अब समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस है तो अंदर की तरफ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, दैट इज द E1। अंदर फील्ड आ गई, क्लियर है। अब यहां का आंसर मेरा 0 होना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि जो E2 है वो इसके जस्ट अपोजिट आए, जो मेरा E2 है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आए, तभी जाके ये इस वैल्यू को कैंसिल करेगा, और कैंसिल करके रिजल्ट कितना पहुंचाना? 0। इसके लिए बात मस्ट हो जाती है कि E1 और E2 आपस में इक्वल भी हो, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इन साइड का रिजल्ट कितना बनाएंगे? 0 बनाएंगे। कहने का मतलब है कि E1 और E2 आपस में इक्वल होने चाहिए। E1 और E2 आपस में इक्वल हो जाएंगे तभी मेरी बात बनेगी। तो मैं इसको मान लेता हूं E, ठीक है, इसको मैं E नेट लिख रहा हूं। दोनों आपस में इक्वल हो गए, वैल्यू को लाके यहां रखिए, E प्लस E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देन 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E का रिजल्ट कितना आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि E1 और E2 इन दोनों की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ गए? दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन करके ये रिजल्ट मुझे दिया था, क्लियर है। और हमने इनसाइड के कैलकुलेशन से ये कंफर्म किया कि दोनों की वैल्यू आपस में और इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जहां से हमें रिजल्ट मिला इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पार्ट वो भी इतना कंट्रीब्यूशन देगा, और हमने जो होल यहाँ पे बनाया था देखो उसने भी इतना कंट्रीब्यूशन दिया। ये बात हमने क्या कर दी यहाँ पे प्रूफ कर दी। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या लिखा? ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। फाइंड द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, लेकिन गॉस लॉ को यूज नहीं करना है। इससे पहले याद है हम लोगों ने एप्लीकेशन में सॉल्व किया था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जहां पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर इंफिनिटी था और उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। वहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाते थे सिलेंड्रिकल, और वहां से हमें क्या मिलता था? लैम्डा के टर्म में इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद आया? ऐसे एक रिजल्ट फाइंड आउट करते थे। सेम वही रिजल्ट मुझे यहाँ पे भी बना के देना है, बस मुझे गॉस लॉ को यूज नहीं करना। क्या यूज करना? मुझे कूलम्स लॉ को यूज करना है। ठीक है, सीधे सीधे कूलम्स लॉ को कह रहे हैं कि आप यूज कर लो और साथ में कुछ इंटीग्रेशन के प्रोसेस भी ले लो, जो जरूरी पड़े आपको इंटीग्रल कर लो। चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस काम को। बढ़िया से अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया तरीके से समझेंगे। आइए, सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं। एक लॉन्ग वायर हमने ले लिया इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। अब इस पे क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ढेर सारा क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने इस पे चार्ज शो कर दिया। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी? ओके, अब मुझे इस लीनियर चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करके देना है? क्या फाइंड आउट करके देना है मुझे फाइंड आउट करके देना है कि किसी पॉइंट पे कितना फील्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से किसी डिस्टेंस पे मान लेता हूं, इस जगह पे, इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करूंगा।
क्लियर है? यहां से कितनी डिस्टेंस हो गई, मैं इसको y डिस्टेंस लेता हूं, मान लेता हूं ये y एक्सिस हो गई, तो y डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट ले लिया जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इसको x डिस्टेंस ले लेते हैं, ये मेरी x एक्सिस हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसको ऐसा करता हूं, यहाँ x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूं, तो इस तरफ का जो भी टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी से, और इस तरफ का जो भी टर्म है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं नेगेटिव इन्फिनिटी से। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इधर का पूरा पूरा पॉजिटिव टर्म और इधर का पूरा पूरा नेगेटिव टर्म, और ये 0 मैंने मिड पे रख दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो कि चार्ज मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर कौन से डिस्टेंस होती है, जिस चार्ज से, जिस पॉइंट ऑफ सोर्स चार्ज से मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, वहां तक की डिस्टेंस। अब जरा देखो, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस पॉइंट के लिए सबकी वैल्यू क्या हो रही होगी, बदल जाएगी। हर बार आर की वैल्यू देखो यहां से चेंज कर रही है, वेरिएबल है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे जाके यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लेना। वेरी सिंपल, मैंने यहाँ एक डी क्यू कट कर लिया, एक्स पे एक डी क्यू कट कर लिया। ठीक है, कितनी लेंथ में आया मेरा ये डी क्यू, ये आ गया मेरा भाई, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ये आ गया मेरा dx लेंथ में आ गया। ठीक है, और अब इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे हम पता करने वाले हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुई है। ठीक है, यहां से पता करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो चलो ये यहां से मैंने ऐसे बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पूरा स्ट्रेट नहीं है फिर भी समझते हैं इस पॉइंट पे मुझे क्या फॉर्म करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, डी क्यू की वजह से। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना होगा, डीई का रिजल्ट होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, ठीक है, अब यहां से देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज द थीटा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं कंपोनेंट करना चाहूं तो मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलने वाला है, इन दिस डायरेक्शन। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, तो डी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो क्या मिलेगा, डीई कॉस थीटा। तो फिर एक कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, डीई साइन थीटा। कितनी बात सबको क्लियर हुई? सेम अगर ऐसे ही मैं इधर एक छोटा सा डी क्यू कट कर लूं डीएक्स लेंथ पे और यहां से ले जाके मैच कर दूं, तो इस डायरेक्शन में फिर से मुझे डीई मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मेरा एंगल फिर से यहाँ पे थीटा फॉर्म हो जाएगा। इस तरफ रिजोल्व करूंगा तो डीई कॉस थीटा, और इस तरफ रिजोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, डीई साइन थीटा। सिंपल। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट आके एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ओके, यानी जो फाइनली मुझे रिजल्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सारा मुझे कहां मिलना है, डीई कॉस थीटा की तरफ मिलना है। यानी अगर मुझे फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ई नेट मुझे निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना होगा किसका, डीई कॉस थीटा का। क्या बात सबको समझ में आई? क्लियर हुई सबको यहां से यहां तक बात? ओके, तो अब मैं यहां से कितनी लेंथ, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज से कवर कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इन सब की वजह से मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके भाई x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक मुझे कैलकुलेशन करना है। क्या सबको बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके, अब चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू, क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, डी क्यू, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा। ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में? सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, हमने भाई ये डिस्टेंस जैसे आर ले ली। क्लियर है, ये डिस्टेंस हमने क्या ले ली, आर ले ली। अब जरा समझते हैं हमने क्या किया है, जो ये dx वाला पार्ट कट किया है वो x से कितनी दूर पे आपने कट किया, तो हम इसे मान लेते हैं स्मॉल x पे। ठीक है, स्मॉल x पे हमने एक dx वाला पार्ट कट किया, ये x हो गया मेरा, ये y हो गया। क्या हम r यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो r की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चले वहां पे ले जाके पुटअप कर दे, चले वहां पे ले जाके पुटअप कर दे। ओके, चलो आ जाओ देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में से हम पुटअप करते हैं। तो मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का टर्म। ठीक है, के कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे dq लिखा, डिस्टेंस को चेंज करते तो देखो r का स्क्वायर, ये किसके, r की वैल्यू है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मिल गया मुझे cos थीटा। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? सिंपल। ओके, अब आगे बढ़ते, देखो dq, क्या मुझे dq के बारे में कोई नॉलेज है कि कितना अमाउंट ऑफ dq है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है, उन्होंने क्या बोला, चार्ज डेंसिटी दैट इज द लैम्डा, ये गिवन है। और क्या होती है चार्ज डेंसिटी, तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस है, तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, हम dx पे बात कर रहे हैं, तो dq बाई dx। अब यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा dx, और इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुटअप कर देंगे। चलिए
बढ़ते हैं आगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस सारे टर्म को मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने के को बाहर किया हुआ है, अंदर इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, डी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, लैम्डा डीएक्स अपॉन में मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रखा है मैंने कॉस थीटा। लिमिट मैंने लगा रखी है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या? वेरी गुड, यहाँ तक सबको बात क्लियर है। ओके, अब इसको थोड़ा बहुत सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय मैं x इज इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी तक कैलकुलेशन कर लूं। मैं यहां तक कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लूं और जो आंसर आएगा अगर मैं उसे डबल करूंगा तो ये पूरा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको और सिंपल करने के लिए मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक सॉल्व करते हैं, और जितना आंसर आएगा उतना पार्ट तो इधर भी है, तो इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पूरा मेरा लीनियर चार्ज एक साथ क्या होगा, कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या बात समझ गए? ओके ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं इसको 2 टाइम्स कर दे रहा हूं, और इस बार मैं x का कैलकुलेशन 0 से लेके x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक करूंगा। माइनस से भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, अभी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, मैंने लिखा लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लिखा मैंने कॉस थीटा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी, 100% नहीं होगी। ओके चलिए, अब आगे हम लोग क्या बात करने वाले समझिएगा। देखो यहाँ पे जो मेरे पास टर्म है इंटीग्रेशन का टर्म, मेरे पास dx का है, साथ में मेरे पास cos थीटा वाला भी टर्म है, यानी ये सारे टर्म है मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक ही पार्ट होना चाहिए जिसके टर्म में मैं सबको इंटीग्रेट कर पाऊं। अगर मैं dx के साथ लेना चाहता हूं तो सबको उस टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर क्या होगा कि मैं अपने इंटीग्रेशन को किसके टर्म में लेके जाऊं, तो आराम से हम सारी डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कवर करना चाहता हूं ताकि सारे चार्जेस आ जाए। तो इसके सिंपल क्या है कि मैं यहां से स्टार्ट टू, दैट इज माय थीटा। ठीक, यहां से देखो मेरा थीटा है, अभी मैं x इक्वल टू 0 पे हूं बिल्कुल, और मैं धीरे धीरे अगर ऐसे एंगल इंक्रीज करता जाऊंगा तो देखो थीटा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मेरा थीटा का टर्म बढ़ता जाएगा देखो मेरे साथ x के टर्म भी कवर होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं, और ऐसे से मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो मैं सारे डिस्टेंस को एक साथ क्या करूंगा, कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं इंटीग्रेशन करूं वो किसके टर्म में करूं, किसके टर्म में करूं, मैं थीटा के टर्म में करूं। ओके चलो, अब जरा देखो यहाँ पे मेरे पास x है, y है, तो इन सबको भी मुझे एंगल के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे चीजों को चेंज करने जा रहा हूं। तो देखो ये थीटा इज इक्वल टू लिखा, मैं इस ट्राइंगल में ले रहा हूं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन y, क्या हो गया, x अपॉन y। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो मैंने कहा, मैंने यहाँ पे बोला कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y tan थीटा, क्योंकि मैं dx के टर्म में मैं थीटा के टर्म में करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए होगा, dx चाहिए होगा, तो dx निकालना किसके टर्म में आएगा, d थीटा, तो मैंने x को डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के टर्म में। ठीक है, ये हो गया y, tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ से dx की वैल्यू निकालू मैं अगर, तो y sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या ये बात समझ में? अब मैं इस वैल्यू को उठा के क्या करूंगा, यहाँ पे पुटअप कर दूंगा। अब देखो सब लोग, 2k लैम्डा को भी बाहर कर लो। ठीक है, dx की जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, अभी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, अभी इसको भी चेंज करते हैं। आ जाओ, पहले dx की वैल्यू रखते हैं, लिखा y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपॉन में आया, अब x की वैल्यू क्या थी, तो x मैंने किया था y tan थीटा, तो हो गया y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस, और ये हो गया मेरा y स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मेरा cos थीटा। समझ में आ रही सारी बातें? क्या सारी बातें सबको समझ में आ रही हैं? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके, अब जरा देखो, जब मैंने सारी चीजों को कन्वर्ट कर लिया, सारी चीजों को मैंने चेंज कर लिया, तो मेरी लिमिट भी x से बदल के थीटा के टर्म में आ जानी चाहिए। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पे मेरा थीटा एंगल क्या होना चाहिए, y के साथ 0, यहाँ तक क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा एंगल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अब मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस को कवर करना है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कवर करने के लिए मेरा थीटा क्या होना चाहिए, तो मेरा थीटा जाएगा ऐसे पैरेलल। क्या बात समझ में आ रही? मेरा थीटा कैसे जाएगा, ऐसे करके पैरेलल जाएगा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस है, खत्म ही नहीं हो रही, तो कैसे जाओगे इसको कवर करने के लिए, उसके पैरेलल चलना पड़ेगा, तब जाके हम उसे कहीं टच कर पाएंगे। तो यहां से जब मैं उठूंगा तो मेरा जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/2। क्या सबको बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? थीटा इज इक्वल टू कैसे π/2 हुआ, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं,
थीटा इज इक्वल टू 0 से हम इसे करने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू π/2 तक। क्लियर है सबको? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा 2k लैम्डा। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, लिमिट के अंदर ये लगाया हमने 0 डिग्री, ये हमने लगाया π/2। अब जरा देखो यहाँ पे लिखा y sec स्क्वायर डी थीटा अपॉन में अगर मैं यहाँ से y स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे लिखा मेरा cos थीटा। ठीक है, एक y से एक y की कहानी तो हम उड़ा सकते हैं, उड़ा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, तो हमें पता है सर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये सब आप जानते होंगे, तो क्यों ना हम इनको इनसे कैंसिल आउट कर दें। कर दिया सिंपल से कैंसिल आउट। देखो मेरे पास y का टर्म बचा, क्या y वेरिएबल है, क्या मेरा y वेरिएबल है जहां तक मुझे कैलकुलेशन करना, बिल्कुल नहीं। तो मैंने y को कांस्टेंट कर लिया, उसे उठा के बाहर कर लिया, 2k लैम्डा अपॉन y। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या बचा 0 और यहाँ पे मेरे पास बचा है π/2 और आपके पास बचा है cos थीटा और d थीटा। क्या बचा, cos थीटा और d थीटा। चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो आगे कैलकुलेशन में लिखा हमने 2k लैम्डा अपॉन y, cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, sin थीटा मिलेगा। 0 से कहां तक जाना है, तुम्हें π/2 तक जाना है। फिर हमने क्या 2k लैम्डा अपॉन y और sin थीटा, तो हमने यहाँ पे लिखा sin π/2 माइनस sin 0। ठीक है, ओके आगे ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़े थोड़ा सा, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2k लैम्डा अपॉन में y और sin π/2, sin 90 कितना 1 और sin 0 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, ओके 2k लैम्डा अपॉन में यहाँ पे। ओके अब जरा मैं इसको ओपन करता हूँ, k क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखा मैंने y और मल्टीप्लाई में मेरा लैम्डा। मैं 2 से इसका टर्म कट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लेट की थी वो मैंने क्या लेट की थी, y लेट की थी। तो देखो मेरा रिजल्ट उसी के टर्म में आ गया। हम लोग r लेट करते थे तो यहाँ पे r आता था, हमने y लेट किया तो हमारा रिजल्ट किस में आ गया, y में आ गया। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी विदाउट गॉस थ्योरम। क्या बात सबको क्लियर हुई, क्या बात सबको क्लियर हुई, हमने इसका कैलकुलेशन कैसे किया। ओके ठीक है, सब के बाद से देख लेते हैं सारी चीजें एक एक स्टेप, यहाँ से कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, क्या क्या चीजें हमने ऐड की है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऐसा डायग्राम बनाया, क्लैरिटी के साथ ये डायग्राम बनाया हमने। सबने देखा यहाँ से एक पॉइंट हमने कट किया डी, फिर कंपोनेंट लिया डी cos थीटा डी sin थीटा, आपस में कैंसिल आउट हुए। ये x डिस्टेंस पे dx कट गया था, ये y हो गया। फिर हमने जो नेट रिजल्ट मिल रहा था वो डी cos थीटा में मिल रहा था, तो हमने डी cos थीटा यहाँ पे लगाया। क्या बात सबको समझ में आई, क्लियर है, सबको दिख रहा है सारी चीजें। डी cos थीटा हमने यहाँ पे क्या किया, लगाया, यूज किया। फिर इंटीग्रेशन करना हमने स्टार्ट किया, dq को कन्वर्ट किया और फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते चलेंगे। कुछ भी अलग से नहीं किया, बहुत बेसिक तरीके से सारी चीजों का सॉल्यूशन किया और हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए। सिंपल है। ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया हमारे सामने। क्या लिखा है, इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देमसेल्व्स बिल्ट आउट ऑफ मोर एलिमेंट्री यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी कुछ एलिमेंट्री यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क्स, यानी ये दोनों जो मिलके बने होते हैं तो 3 क्वार्क्स से मिलके बने होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स होते हैं। सो कॉल्ड अप क्वार्क्स, क्या कहलाते हैं, अप क्वार्क्स, जिसका चार्ज कितना यहाँ पे देखो ये दिखा रहे हैं, कितना चार्ज यहाँ पे दिखा रहे हैं, +2/3e, कितना दिखा रहे हैं, +2/3e। एंड डाउन क्वार्क्स, अगला मेरा कौन सा क्वार्क है, डाउन क्वार्क है। ठीक है, और इस डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है, -1/3 ऑफ e। टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर। ठीक है, ये मिलके एक मैटर का फॉर्मेशन सजेस्ट का पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन। क्या बताना है मुझे, क्वार्क कंपोजिशन बताना है ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए कितने क्वार्क्स को यूज किया गया है। तो कितने क्वार्क्स यूज किए गए, 3 क्वार्क्स यूज किए। मुझे क्या बताना है कि कौन सा क्वार्क यूज हुआ है, कितने अप वाले और कितने डाउन वाले। 2 तरह के क्वार्क्स हैं मेरे पास, एक अप क्वार्क है और दूसरा कैसा, डाउन। इन दोनों में से कितना कितना नंबर यूज करके इनका फॉर्मेशन किया गया है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल सी बात लगनी, समझो मेरी बात को। मैं मान लेता हूं, ठीक है समझिएगा, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास x नंबर है, मेरे पास x नंबर है किसके, अप क्वार्क के। मेरे पास कितने नंबर है, x नंबर है अप क्वार्क के। तो बचे हुए नंबर कितने होंगे, 3 - x। ठीक है, बचे हुए नंबर किसके होंगे, 3 - x। किसके होंगे वो भाई, तो वो होंगे मेरे डाउन क्वार्क के होंगे।
किसके होंगे, डाउन क्वार्क के होंगे, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूं, x नंबर ऑफ किसके, मैंने कहा अप क्वार्क के, अप क्वार्क का चार्ज कितना है, अप क्वार्क का चार्ज है +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउन का कितना है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस फिर 3 - x नंबर किसके हैं, डाउन क्वार्क के हैं, उसका भी रिजल्ट कितना -1/3 ऑफ ही। और इन सबको जब मैं ऐड करता हूं, इन सबको मैं जब ऐड करता हूं तो मेरा एक प्रोटॉन तैयार हो जाता है या फिर मेरा एक न्यूट्रॉन तैयार हो जाता है, मेरा एक प्रोटॉन तैयार हो जाता है या फिर मेरा एक न्यूट्रॉन तैयार हो जाता है। तो जब प्रोटॉन मान लेता हूं कि मैं प्रोटॉन बनाने जा रहा हूं, तो मेरे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, एक ई चार्ज होगा इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास प्रोटॉन का चार्ज ई आ गया है। क्लियर है, चलो आ जाओ सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरे पास ये है 2xe/3, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3/3, ये हो गया 3e/3 प्लस, और ये हो गया मेरे पास xe/3, और इज इक्वल टू में मेरे पास क्या लिखा है, ई लिखा है। देखो सबके पास ई है, कॉमन कर दो भाई, उड़ा देते हैं। तो देखो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 2x/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट कर दे, ई हमने कॉमन करके उड़ा दिया, तो मेरे पास बच गया 1 प्लस मेरे पास बचा x/3 इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, क्या यहाँ तक बात समझ में? अब मैं ये 1 उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, अब मैं ये वाला 1 उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो मेरे पास बचेगा 2x/3 और प्लस का x/3, और ये मैंने इधर भेज दिया, तो 1 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन गया, 3x/3 इज इक्वल टू 2, कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x कितना आ गया भाई मेरा, 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 2 है तो x किसके नंबर्स थे, अब क्वार्क्स के, अब क्वार्क्स के नंबर कितने आ गए मेरे पास भाई, 2 आ गए। अब क्वार्क्स के मेरे नंबर कितने आ गए, 2 आ गए। तो अब चलो पता करते हैं कि डाउन क्वार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो डाउन क्वार्क्स कैसे निकालते थे, 3 - x करके, यानी 3 - 2 कितने नंबर आ गए, 1 नंबर आ गए, ठीक है। तो ऐसा समझो, मेरे पास अब क्वार्क्स कितने हैं, 2, और मेरे पास डाउन क्वार्क्स कितने हैं, 1 है। यानी जब मैं एक प्रोटॉन का कंपोजिशन करूंगा तो 2 अप होंगे U और एक डाउन होगा D। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ आवर प्रोटॉन, UUD। क्या सिंपल सी बात समझ में आ गई, क्या सिंपल सी सबको बात समझ में आई, कैसे किया हमने इसको, क्लियर है। तो हमने ये रिजल्ट ऐसे फाइंड आउट करके दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, चलेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हमें क्या पता करना है, सेम यही तरीका यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो क्या है न्यूट्रॉन के लिए, फिर से वही कहानी करेंगे, फिर से वैसे सब कुछ करेंगे। मान लेंगे x नंबर है किसके, हमारे किसके हैं x नंबर, हमारे अप वाले के, तो हम उसका चार्ज लिखेंगे 2/3 ऑफ ई, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर 3 - x किसके हैं हमारे, -1/3 डाउन क्वार्क के, इज इक्वल टू, इस बार किसका चार्ज रखने जा रहे हो, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन पे कितने चार्ज होता है भाई, 0 होता है। चलो, तो मेरे पास आ गया 2xe/3, ठीक है, माइनस का आ गया है मेरे पास 3e/3, और प्लस का आ गया है मेरे पास xe/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही, ई सबके पास है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे टर्म्स हैं, 3 3 3 मेरे पास सारा टर्म है। तो चलो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग। तो मेरे पास बचा है, एक सेकेंड, मेरे पास बचा है 2x, मैं क्या कर रहा हूँ, e/3 को कॉमन ले रहा हूँ, कर ही लेता हूँ। अच्छा, e/3 को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे बचा x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सारा टर्म उधर भेज दो, 0 हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस x कितना हो गया भाई, 3x हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। 3 उधर भेजिए तो 3x इज इक्वल टू हो गया 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यानी x किसका नंबर था, x किसका नंबर था, अप क्वार्क का नंबर था। किसका नंबर था, अप क्वार्क का नंबर था, ठीक है। तो अप क्वार्क कितना आ गया, अप क्वार्क आ गया 1, ठीक है। अगर अप क्वार्क 1 है तो बेटा डाउन कितने हो गए, टोटल कितने थे 3, तो डाउन हो गए 2, ठीक है। चलो इसका कंपोजिशन लिखते हैं, आज इसका कंपोजिशन लिखते हैं। इसका कंपोजिशन लिखोगे तो क्या दिखेगा, तो इसका कंपोजिशन बनेगा भाई 1u और 2 डाउन है, तो UUD। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल है, क्या बात सबको समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, क्लियर है सबको, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि जल्दी से हम इसे कवर कर पाए। कंसीडर एन ऑर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट
where E is equal to 0 of the configuration. Show that the equilibrium of test charge is necessarily unstable. और second part में क्या लिखा, verify this result for this simple configuration of two charges of the same magnitude and sign placed at a certain distance. ठीक है, ओके। अब जरा समझिएगा, मैं आपको पहले बी पार्ट समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम चलेंगे ए पार्ट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो जो इक्विलिब्रियम वाली कहानी है, अनस्टेबल होने वाली कहानी, वो मैं आपको समझाऊं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से जिसमें केवल दो चार्जेस। तो मैंने यहाँ पे भाई दो चार्जेस ले लिए, ठीक है, ऐसे दो चार्जेस ले, ओके। मैं इधर रख रहा हूं एक प्लस का क्यू चार्ज और इधर भी एक रख रहा हूं प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, और फिर दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह मुझे मिलने वाली है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि जीरो हो जाएगा, ओके क्लियर। अब मुझे इस बात को कंफर्म करके देना है, कि जो स्टेबिलिटी है वो कैसी है, प्रॉपर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, अनस्टेबल है, ठीक है। किसके लिए, किसी टेस्ट चार्ज के लिए। तो मैं यहाँ एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ला के रखता हूँ। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा सा होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 1 का रखता है, ओके। खुद की कोई फील्ड नहीं होती है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, बस फोर्स पता करता है कितना लग रहा है, ओके। अब देखो मैंने इसको यहाँ रखा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ रखूंगा इसके ऊपर नेट जो फोर्स आ रहा होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, 100% जीरो होगा। इक्वल फोर्सेस होंगे दोनों के रिपल्शन के, ओके। अब मैं अगर इस प्लस क्यू चार्ज को इधर खींचू, ऐसे खींच के लाऊं और छोड़ दूं, तो जैसे ही छोड़ूंगा क्या होगा, जैसे ही छोड़ूंगा पास लाऊंगा तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होगी, रिपल्शन हाई हो जाएगा, तो ये इसे वापस इधर भेज देगा, यानी फिर से नल पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको इधर खींचू तो ये फिर से रिपल्शन करके इसको यहीं पहुंच देगा, यानी ये क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हम कितना भी डिस्प्लेसमेंट कर ले उस पॉइंट को, वो वापस अपनी जगह अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच ही जाए, दैट इज द स्टेबल। मुझे क्या प्रूफ करना है कि अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल इसको ले जाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा। क्या करने वाला हूँ, छोटा सा काम, मेरी बात समझिएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस चार्ज को परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करूंगा, मैं इस चार्ज को थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करूंगा। अब जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया तो इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स इधर आया। अब जरा देखो, इसका फोर्स इधर आएगा ऐसे करके और इसका फोर्स आ रहा है इधर आएगा, ठीक है। कुछ एंगल वैंगल फॉर्म होगा, कुछ एंगल वैंगल फॉर्म होगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस चेंज हो गया ना, पहले डिस्टेंस मान लेते हैं आर और आर थी, तो अभी डिस्टेंस क्या, आर और आर आप दिख रही, अभी यहाँ से आर डैश होगी, यहाँ से कुछ और होगी, आर डैश हो गई, ठीक है। अब जब इस पे देखोगे ना, जैसे मैंने इस चार्ज को यहाँ ले जाके रखा, जैसे मैंने चार्ज को इस पॉइंट पे ले जाके रखा, क्या हुआ, ये जो फोर्सेज हैं, ठीक है, ये जो मुझे फोर्सेज यहाँ से दिख रहा है, देखो ये फोर्स का टर्म दिख रहा है और ये फोर्स का टर्म दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर मैं इसका इधर कंपोनेंट लेना चाहूँ तो ये वाले कंपोनेंट फोर्स के मेरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाला फोर्स का कंपोनेंट मेरा क्या होगा, ऐड अप हो जाएगा। यानी अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ तो ये चार्ज क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, वापस नीचे की तरफ नहीं आएगा। दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में, सिंपल है। जैसे परपेंडिकुलर ऊपर लेके गए, जैसे ऊपर लेके गए, इस फोर्स ने इसको धक्का दिया कि भाई तुम इधर जाओ, और इस वाले चार्ज ने इसको धक्का दिया कि भाई तुम इधर जाओ, तो ये इसको इधर धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। अब दो ऐसे रिजल्टेंट लग गया भाई, ऐसे खींच रहे हैं इसको, दोनों ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो वो दोनों ऊपर की तरफ खींचे तो क्या होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अगली बात समझ में, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। क्या सबको बात क्लियर हुई, ओके। अगर ये बात तुम अच्छे से समझ गए हो, तो फिर हम क्या करते हैं, आपको समझाते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। चलो आज जो समझते हैं फर्स्ट पार्ट की कहानी, सेम ऐसी कहानी। क्या कह रहा है, कंसीडर एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट, ठीक है। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन ले लो आपकी मर्जी, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले लो। मैंने बोला यहाँ पे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, Q4, यहाँ मैंने ले लिया Q5, ठीक है। अब इन सब ने फील्ड बनाई होगी, सिंपल सी बात है, और इन सब की फील्ड, अगर नेट रिजल्ट मुझे कहीं पे जीरो चाहिए तो इन सब की फील्ड कैसी होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए, ऐसे करके सबकी फील्ड कहाँ आनी चाहिए, अंदर की तरफ आनी चाहिए। तभी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करके रिजल्ट कितना बना रहे होंगे, तभी तो एक दूसरे को सब कैंसिल आउट करके रिजल्ट मेरा कितना बना रहे होंगे, जीरो बना रहे होंगे। अदरवाइज पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। मतलब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इनसाइड है, ऐसे। तब जाके यहाँ पे कहीं इज इक्वल टू जीरो बनेगा,
क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगी। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है सर, तो तुम्हें क्या ला के रखना है? तुम्हें ला के रखना है यहाँ पे छुटकू सा टेस्ट चार्ज। रख दिए? रख दिए। ओके, रख दिया मैंने टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करूं तो इसे अपनी वापस पोजीशन पे आ जाना चाहिए। जैसे भी पहले देख रहे थे आ रहा था, वैसे कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी शो करेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो अनस्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक है, अब समझो मेरी बात। मैं इस प्लस चार्ज को ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूं? मूव करा रहा हूं। थोड़ा मैंने डिस्प्लेस किया। जैसे ही मैं डिस्प्लेस करूंगा तो देखो Q1 से क्या मेरी डिस्टेंस बदल गई, Q2 से क्या मेरी डिस्टेंस बदल गई, Q4 Q5 सबसे डिस्टेंस बदल गई, तो फोर्स का अमाउंट भी चेंज हो गए होंगे फिलहाल। ठीक है, मैं इतना नहीं सोचता, और सिंपल सी बात है। जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और अगर मेरा ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज को वापस नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। इस चार्ज को वापस नीचे की तरफ क्या होना चाहिए? आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको लाने के लिए कुछ लगेंगे फोर्स। नीचे की तरफ क्या होना चाहिए? इसे खिसक आना चाहिए, और इसे नीचे लाने के लिए कोई फोर्स का अमाउंट लगना चाहिए। क्या बात सबको समझ में आई? क्या बात सबको समझ में आई? ठीक है, मैंने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया, इसको खींचने के लिए नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है आपका एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, अगर इसे खींचने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा तो बाकियों पे फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। बाकी चार्जेस पे फोर्स कहां लगना शुरू होगा? ऊपर की तरफ। भाई ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो इसको वापस नीचे आना चाहिए। अब इसको वापस नीचे आना चाहिए तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस क्या होंगे जो फोर्स लगाएंगे नीचे खींचने के लिए? लगाएंगे, इसको नीचे खींचने के लिए फोर्सेस लगाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब जितना फोर्स कोई नीचे की तरफ खींचने के लिए लगा रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ऊपर भी तो फोर्स लगाए, तभी तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप रहेगा। ठीक है, अब अगर मेरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर भी कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो मान लो इसको स्टेबल रखने के लिए किसी ने नीचे फोर्स लगाया ताकि ये वापस आ जाए, ताकि क्या हो जाए? वापस आ जाए। तो ये जो बाकी मेरे बचे हुए चार्जेस हैं, ये जो बाकी बचे हुए चार्जेस हैं, इन पे फोर्स कैसा आना चाहिए? ऊपर की तरफ आना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो ये सारे चार्जेस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे। ये सारे चार्जेस क्या होंगे? ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर जाएंगे। मतलब जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो खुद ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो खुद ही क्या होगा? इटसेल्फ चेंज हो जाएगा, खुद से चेंज हो जाएगा। कब? जब मुझे इसको स्टेबल रखना है। स्टेबल करने कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन खुद से चेंज हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो मैं इसे स्टेबल बोल रहा हूं वो एक्चुअल में स्टेबल नहीं है। ये कैसा है सर? ये स्टेबल नहीं है। ये वाली कहानी जैसे मैं स्टेबल मान के चल रहा था, अगर मैं मानता हूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन ही वेरिएट कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला मेरा चार्ज स्टेबल नहीं है, और इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। अगर स्टेबल नहीं है तो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया है भाई। ओके, पेनवा बदल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m। क्या है? एक पार्टिकल ऑफ मास m। क्या है? एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ चार्ज माइनस q एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट। देखो दो चार्ज प्लेट दिख रहे हैं, इसके अंदर माइनस q चार्ज क्या हुआ है? एंटर कर गया है। इनिशियली मूविंग अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है भाई। इस डायरेक्शन में क्या है? x एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस स्पीड से एंटर किया है? vx स्पीड से एंटर किया। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज कैपिटल L एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे दिखी भाई? प्लस से माइनस की तरफ। तो ये लगी है भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। सो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट फॉर एज मतलब इन द एज। ठीक है, एट द एंड ऑफ द एज। फॉर एज दूर मतलब एट द एंड ऑफ द एज इज QEL स्क्वायर बाई 2mvx स्क्वायर। मुझे बताओ ये जो डिफ्लेक्शन है एट द फॉर एज वो इतना होना चाहिए। कंपेयर दिस मोशन विद मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.0 ऑफ क्लास 11। ठीक है, जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था याद है क्लास 11 में, उससे आपको इस बात को कंपेयर करना। फिलहाल इस बात को छोड़ के पहले हम इस बात पे आते हैं। QEL स्क्वायर बाई 2mvx स्क्वायर, इस बात को मुझे प्रूफ करना है। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? वाई डिफ्लेक्शन को। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किस डायरेक्शन का? वाई, तो वेलोसिटी भी वाई की ले लो भाई, एक्सेलरेशन भी वाई का ले लो, ये सब कुछ चाहिए होगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो भाई मेरे पास 0 है, प्लस मैंने कहा हाफ। एक्सेलरेशन ऑफ वाई डायरेक्शन है क्या तुम्हारे पास? नहीं।
टाइम है क्या, टाइम कितनी देर में मैं वहां पे पहुंचा, वहां तक पहुंचा है क्या, नहीं। ओके, अगर नहीं है तो पहले आओ निकालते हैं फिर बात करते हैं। जरा देखो, ये चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज आ गया तो फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा होता है तो कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई लगता है। कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई लगता है। कंफर्म हो गई बात, क्या बात ये कंफर्म हो गई? ओके, अब इसी फोर्स ने क्या इस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं किया होगा, बिल्कुल एक्सेलरेट किया होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। कौन एक्सेलरेट कर रहा है सर, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक ही तो एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं QE इज इक्वल टू ma। यहां से मैं ma की जगह a निकालूं तो मुझे मिलेगा QE बाई m इज इक्वल टू a। दिस इज अवर एक्सेलरेशन, दिस इज अवर एक्सेलरेशन। देखो मिल गया हमको एक्सेलरेशन, क्या हमें एक्सेलरेशन मिल गया, वेरी गुड, a तो मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, टाइम भी चाहिए। क्या मुझे चाहिए, टाइम चाहिए। तो मैं यहां से वहां तक फॉरेस्ट तक कब पहुंचा, यहां से वहां तक मैंने जो डिस्टेंस कवर की है वो मैंने कितनी देर में कवर कर लूंगी, यहां से यहां तक मैं कब तक, जब फॉरेस्ट पहुंचोगे तभी ना जाके डिफ्लेक्शन होगा, तभी ना जाके तुमको एक्सेलरेशन बाकी सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। ठीक है, तो कितना टाइम ले लिया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का मेरा फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, देखो टाइम है यहाँ पे मेरे पास, टाइम है तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितनी डिस्टेंस तुमको कवर करनी, एल डिस्टेंस कवर करनी, किस वेलोसिटी से भाई, वीएक्स वेलोसिटी से। एल प्लेट लंबी है, वीएक्स वेलोसिटी से हम एंटर कर रहे हैं, कितना टाइम लोगे, एल अपॉन वीएक्स। आ गया, ठीक है, हम लोग पहुंच गए। चलो आ जाओ यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो ए हमने निकाला है क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर में हम लिखने वाले हैं एल बाई वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो एस वाई का मतलब हो गया वाई। ठीक है, मैं इसको वाई लिख रहा हूँ साथ साथ। तो मैंने लिखा हाफ क्यू ई बाई एम और ये हो गया एल स्क्वायर और ये हो गया वी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो हमसे क्या ऐसा ही कुछ बोला गया है, क्यू एल स्क्वायर टू एम वी एक्स स्क्वायर, क्या मुझसे कुछ ऐसा ही बोला गया था? जरा ध्यान से देखो, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में टू एम वी एक्स स्क्वायर, देखो क्या मुझे वही मिला, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में टू एम वी एक्स स्क्वायर। यही बात मुझे क्या करनी थी, यही बात मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हो गया। तो इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, तो ये बिल्कुल आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से मैच करता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से मैच करता है अंडर ग्रेविटी। 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है, वहां पे आपने मोशन पढ़ा था। एग्जैक्ट देखो वैसा ही फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूं तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। हाफ क्यू ई एम, ये मैंने थोड़ा अलग से कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल स्क्वायर और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वी एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर। देखो ये पार्ट्स कुछ हल्का हल्का याद आया। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारा अंडर ग्रेविटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन, इज एन इलेक्ट्रॉन, वहां जो चार्ज था वो एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी vx 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इफ E between the plates separated by 0.5 सेंटीमीटर। जो प्लेट्स का सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कितना 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन की है 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कहां टकराएगा। क्या कह रहे हैं, ऐसे समझो, देखो यहाँ पे हम थे, ठीक है, और अब हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऐसे करके हम ऊपर की तरफ गए थे। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जब वाई डिस्टेंस हम ऊपर जाए ना तो कहां पे टकराएंगे, किस जगह पे टकराएंगे। तो यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे एल कैलकुलेट करना, कितनी डिस्टेंस पे हम जाके यहाँ से टकराने वाले। क्या बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, क्या बात सबको समझ में आ गई? चलो आज पीछे से फॉर्मूला ले लेते, क्योंकि मुझे एल करना तो फिर से कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2mv x स्क्वायर, ये हमने निकाला था। क्या निकाला था? तो हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया था तो मुझे मिला था y इज इक्वल टू, क्या मुझे मिला था क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में 2mv x स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला था। मुझे यहाँ से l का कैलकुलेशन करना, चलो भाई l का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो l स्क्वायर सबको भैया उधर भेजो y के पास, तो y इंटू 2mv x स्क्वायर और अपॉन में भेजोगे भाई तो क्या आ जाएगा, q इंटू e आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, यही चीजें आएंगी। अच्छा, तो l इज इक्वल टू वाई क्या मिलने वाला, अंडर रूट आ जाएगा, तो मिलेगा y 2mv x स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया, QE आ गया। क्या अपॉन में क्या आ गया, QE आ गया। चलो सबकी वैल्यू रखते हैं, सिंपल से कैलकुलेशन फॉर्मूला बन गया भाई हमारे हाथ में। आ जाओ, y कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बदलोगे तो -2 आएगा। 2 लिखा, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, मल्टीप्लाई vx स्क्वायर, क्या स्पीड दी है 2 दी है, तो 2 × 10⁻6 का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर।
अपॉन में आ जाओ भाई क्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, मल्टीप्लाई ई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखिए सामने 9.1 इंटू 10⁻²। ओहो, चलो आओ सॉल्व किया जाए, जो एक जैसे देखे हमको थोड़ा काटा पीटा जाए तो काम बने। 9.1 ले डूबे हम सर। ओके आगे बढ़ेंगे, कैसे करते हैं पहले पावर को कैलकुलेट, देखो यहाँ पे 2 लिखा हो, ये 0.5 लिखा, मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, सिंपल सी कहानी खत्म होगी सर। तो मेरे पास ये है 10⁻², 10⁻31 इंटू सर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 6 का स्क्वायर करने वाले हैं, मतलब 6 से 2 स्क्वायरिंग होगी तो 12 आ गया भाई, अपॉन मेरे पास बचा 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये हो गया मेरे पास 10⁻²। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके चलो अब चलते हैं, पहले करते हैं 4 से ऐसे करते हो कैंसिल आउट करते हो, तो ये बचेगा मेरे पास 0.4 4 16 0.4 टाइम्स आ गया। ठीक है ओके, सारी पावर को इकट्ठा कर लो भाई तो मजा आए कुछ। तो 10⁻² और मेरे पास कितना 10⁻² और ये 12 कितना हो गया 10 हो गया, 10 को 31 में ऐड करोगे -21 हो गया, तो 10⁻21 बचा, नीचे से -19 और 2, ठीक है -19 और 2 ले लो तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास माइनस का 17, ऊपर लेके पहुंचो तो 10 की पावर प्लस का 17 हो गया, अपॉन में क्या बचा आपके पास 0.4, तो ऐसा करो 0.4 को भी पावर में बदल देते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1, ये -1 के ऊपर लेके पहुंच जाए तो ऐसा +1 पहुंचेगा, ऐसा कैसा पहुंचेगा +1, तो इसमें जुड़ के हो जाएगा 18। क्या यहाँ तक कोई समस्या परेशानी है आपको, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे पास बचा कितना, जब -21 और 18 दोनों के बीच में गैप देखो कितना है, -3 का गैप है, कितने का गैप है -3 का गैप है, तो 10⁻³ का गैप है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया हूँ इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ 1/4 और 10⁻³ तो थोड़ा अच्छा लिख दीजिए, लो यार लिख दिया -3। चलो 1/4 करो, कितना आएगा 1/4 करोगे तो कितना हो गया 4 2 8 और फिर 0.5, ओके कैंसिल आउट हो गया भाई 20 से, फिर मेरे पास क्या बचा 2.5, अरे यार 0.25 इंटू 10⁻³ पॉइंट का टर्म इनको भाई हटा के दो तो तुम्हारे पास बचेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। चलो क्या करो इनका रूट ले लो, अंडर रूट लो भाई इनका, ठीक है तो क्या आएगा 0.25 का अंडर रूट आएगा आपके पास 1.58 इंटू 10⁻², दैट्स योर एल। ये कैलकुलेट कर लिया भाई, सिंपल कवर हो गया। आगे तो देखो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट चैप्टर के हमने सारे न्यूमेरिकल्स को निपटा दिया है, और आपने देखा कि हमने ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट को देखा और सीखा जिनको हमने थ्योरीज में समझा तो था, लेकिन वो जब यहाँ पे अप्लाई हुए तो कुछ अलग तरीके से आए, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग लेके आए। तो यही होता है जब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो अपनी थ्योरीज ना और ही ज्यादा क्लियर हो जाती है। गॉस थ्योरम कैसे क्लियर हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस कैसे क्लियर हुई, रिजल्टेंट कैसे क्लियर हुई, सिग्निफिकेंसी कैसे क्लियर हुई, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे हम ये वीडियो फिनिश कर चुके हैं, अब आपको इस वीडियो को फिर से एक बार देखना है, तो 1.5 से थोड़ा हटा के भी भाई थोड़ा कम करके देख लो ताकि चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए आपको। क्लियर है, समझ के नोट्स बनाइए, सारे कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए एक बार, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपकी थ्योरीज को और ज्यादा मजबूत कर सकें और न्यूमेरिकल को भी कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, टाटा बाय बाय।